आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल बिग न्यूज शो। आज है 27 फरवरी 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से कुछ चुनिंदा खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे आखिरकार नेतन्याहू को छोड़नी पड़ी जिद, 642 फिलिस्तीनी कैदी हुए रिहा, इजरायली जेलों में जुल्म की हदें हुई पार, कई फिलिस्तीनियों के हाथ पैर गायब। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया गजा को मौज मस्ती का अड्डा बनाकर दिखाने वाला एआई वीडियो, चारों तरफ से हो रही मजम्मत। लेबनान की हुकूमत ने आखिरकार पास कर लिया इम्तिहान, पार्लियामेंट में हासिल किया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और सऊदी अरब और ईरान आ रहे करीब, रीजनल मसलों पर फिर से की बात। खैर मकदम है आप सबका। आखिरकार नेतन्याहू को अपनी जिद से एक बार फिर से पीछे हटना पड़ा है। इस्राइल ने सीज फायर डील के पहले मरहले यानी कि पहले फेज में 642 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया और इनमें से बहुत से लोग गजा के यूरोपियन हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। ज्यादातर लोग गजा के ही हैं। इन सब की रिहाई कुछ दिन पहले ही तय थी, लेकिन इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की हठधर्मी ने, उनकी जिद ने इनकी आज़ादी के परवाने पर दस्तखत होने में कुछ और वक्त ले लिया। अब इस पूरे मामले की जो की अपडेट्स हैं वो आप समझ लीजिए। फिलिस्तीनियों की रिहाई के बाद वेस्ट बैंक में जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। लंबी सजा भुगतने वाले फिलिस्तीनी कैदी अपने घर वालों से मिले तो दोनों तरफ आंखें डबडबा गईं। ये गम के भी आंसू थे, ये खुशियों के भी आंसू थे। 97 फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल ने इजिप्ट यानी कि मिस्र डिपोर्ट कर दिया, यानी ना वो गजा में रह सकते हैं ना ही वेस्ट बैंक में रह सकते हैं। इजराइल को इनसे बड़ा खतरा था, इसलिए इन्हें मिस्र की जमीन पर कहा कि वहां आप कयाम करें, वहीं रहें, आप इधर नहीं आ सकते। हालांकि इजराइल को आजकल मिस्र से भी खतरा है। खैर, हमास ने इससे पहले कल ही या आपसे कुछ घंटों पहले ही रेड क्रॉस के जरिए इजराइल को 4 इजरायली हॉस्टेजेस की बॉडीज सौंप दी। इजराइल ने कहा कि वो इन बॉडीज की पहचान कर रहा है। जब मैं खबर पढ़ रहा हूं, ये शिनाख्त अब भी जारी थी। ये डेवलपमेंट सीज फायर और प्रिजनर एक्सचेंज डील का हिस्सा है जो पिछले महीने से गजा में लागू है। सीज फायर बढ़ते हैं आगे सर। इसी सिलसिले में एक और खबर है, थोड़ा सा और खुलकर आपके सामने रख रहा हूं। गजा सीज फायर एग्रीमेंट के पहले फेज के तहत इसराइल ने 640 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को जुमेरात की सुबह में रिहा किया है। मतलब जब अंधेरे वाली सुबह थी, सहर थी, तब रिहा किया है। ये 7वां और आखिरी बैच था फिलिस्तीनी कैदियों का, या इजरायली होस्टेज और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली का। अब फेज 2 की शुरुआत का इंतजार है। अब जो फेज 1 में रिहाइयां होनी थी हो चुकी। इस रिहाई की तफसीलात को यूं समझ लीजिए कि रिहाई असल में शनिचर को होनी थी, लेकिन इसे डिले कर दिया गया नेतन्याहू की तरफ से। 37 फिलिस्तीनी कैदियों को वेस्ट बैंक के रमल्ला ले जाया गया, जहां लोगों ने उनका जोरदार इस्तकबाल किया। कई सालों के बाद आए थे। रमल्ला कल्चरल पैलेस और महमूद दरवेश म्यूजियम स्क्वायर के सामने उनके घर वाले और आवाम उनका इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा गजा में भी हजारों लोगों ने सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों का इस्तकबाल किया। 5 रिहाशुदा कैदियों को ऑक्युपाइड जेरूसलम भेज दिया गया, कब्जे वाले जेरूसलम में अल-कुद्स शहर में। ये रिहाई सीज फायर और प्रिजनर स्वैप डील का हिस्सा थी जो हमास और इजराइल के दरमियान हुई थी। अगली खबर अल जजीरा की एक लेटेस्ट अपडेट के हवाले से सामने रखने जा रहा हूं, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। यह खबर बेहद चौंकाने वाली है, ये डर भी पैदा करती है। गजा में रिहा होने वाले फिलिस्तीनी कैदियों की हालत निहायत खराब है। इनमें से कई लोगों के अज़ा यानी के लिम्स नहीं रहे। अज़ा को बहुत से लोग उज़ू भी कहते हैं, अलग अलग तरीके से लोग बुलाते हैं। अब इस खबर को जरा तफसील में समझ लीजिए। 600 फिलिस्तीनी या 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करके गजा भेज दिया गया। यहां 642 में से 600 आए गजा, जहां वो यूरोपियन हॉस्पिटल में अपने घर वालों से मिल रहे हैं। वहां उनका इलाज भी चल रहा है, कुछ को फर्स्ट एड भी दी जा रही, क्योंकि उनके हाल इजरायली जेलों में बेहद बुरे थे। बहुत से कैदियों के अज़ा नहीं रहे, लिम्स उनके मिसिंग हैं, और बहुत सी अफराद शदीद जख्मी हैं। लिम्स का अज़ा का मतलब होता है हाथ या पूरा हाथ, पंजा या पूरा बाजू, पैर या पैर का पंजा या पूरा पैर। यानी जब आज़ाद हुए फिलिस्तीनी कैद किए गए थे तो वो सही सलामत थे, और जेल में उन पर वो टॉर्चर हुआ, वो हद दर्जे का टॉर्चर हुआ कि उनमें से कुछ ने अपने लिम्स गंवा दिए। अल जजीरा के मुताबिक
इजरायली जेल्स में कैदियों पर तशद्दुद के बहुत ही खौफनाक तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। रिहा होने वाले लोगों ने इजरायली डिटेंशन कैंप्स और जेल्स में उन्हें बेहद जलील और शर्मसार किए जाने की भी तस्दीक की है। कहा है कि हमें नंगा किया गया, हमें हर वक्त गालियां दी गई, हमें जलील किया गया। रिहाई के बाद जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिले। घर वालों ने अपने अजीज कैदियों को इस हालत में देखकर आंसू बहा दिए, लेकिन सीने से इतनी जोर से लगाया कि फिर क़यामत भी आ जाए तो उन्हें जुदा ना कर सके। ये मनाजिर इजरायली कैद खानों में होने वाले जुल्म और तशद्दुद का खुला सबूत है, मगर बावजूद इसके रिहा होने वाले फ़लस्तीनी मजबूती और सब्र का इजहार कर रहे हैं। बढ़ते आगे, एक तरफ रिहाई है, दूसरी तरफ कैदी बनाने की मुहिम तेज हो चुकी है। इस्राएली फौज का वेस्ट बैंक पे हमला जारी है। दर्जनों फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। इस्राएली फौज ने अपनी कार्रवाइयों को तेज करते हुए मकबूजा यानी कि ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में पिछले कुछ घंटों के दौरान दर्जनों फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीन की वफा न्यूज़ एजेंसी के हवाले से अल जज़ीरा ने लिखा है, कम से कम 50 लोगों को रात भर के ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। जब दूसरी तरफ वेस्ट बैंक के कुछ कैदियों को छोड़ा जा रहा था, दर्जनों पकड़े जा रहे थे। इजरायली फौज ने लोगों को मुख्तलिफ गवर्नरेट्स से उठाया है, जिनमें हेब्रोन, तुलकैरम, कलकालिया, नाब्लुस, रमल्ला, बैतलहम, जेरिको और तुबास शामिल हैं। इजरायली फौज की ये नई कार्रवाई सीज़फायर के बावजूद फ़लस्तीनी इलाकों में जारी जुल्म और अग्रेशन का एक हिस्सा है। अब बात अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की और उनके एक वीडियो की, जिसकी पूरी इस दुनिया में इस वक्त चर्चा हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक AI जनरेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियो शेयर किया जो गजा को एक लग्जरी रिजॉर्ट में तब्दील होता दिखा रहा है। ये क्लिप ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर पोस्ट की गई थी और इसका टाइटल था गजा 2025 व्हाट्स नेक्स्ट। वीडियो की तफसील मैं आपको बताता हूं, आप इनके फोटोज देख रहे हैं। वीडियो का आगाज तबाहशुदा गजा के मनाजिर से होता है, जो फिर एक बीच रिजॉर्ट में या मान लीजिए एक पिकनिक स्पॉट में एक ऐश व आराम अय्याशी के अड्डे में तब्दील होता दिखता है, जिसमें स्काइपर्स हैं, पाम ट्रीज हैं और न जाने क्या क्या है। बियर्डेड बैली डांसर्स यानी दाढ़ी मूछ वाले मर्द बैली डांसर देखने को मिलते हैं, जिनके सर पर हरे हरे हेयरबैंड्स हैं, यानी कि हेडबैंड्स हैं, यानी लगता है जैसे हमास के लड़ाकों को डांस करवाया जा रहा है। मूछ और दाढ़ी वालों को गजा में डांस कर रहे हैं वो, औरतों के लिबास पहने। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र कई तरीकों से होता है। एक गोल्डन बलून, एक गोल्डन स्टैचू यानी कि बुद्ध और एक छोटी गोल्डन ऑर्नामेंट की सूरत में डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया जाता है जैसे वो गोल्डमैन बाबा हैं। वीडियो में ट्रंप गजा टावर भी दिखाया गया है, जो उनके न्यूयॉर्क और लॉस वेगस के बिल्डिंग्स जैसा लगता है। एक सीन में डोनाल्ड ट्रंप एक बैली डांसर के साथ एक बार में, शराब के बार में दिखाई देते हैं, डांस करते हैं, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली PM के साथ वो डोनाल्ड ट्रंप कॉकटेल एंजॉय कर रहे थे, शराब नोशी। एलन मस्क भी वीडियो में दिखते हैं, जिनके आसपास बहुत सारा कैश बिखरा रहा है। मतलब गजा डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के लिए पैसा बिखेर रहा है, पैसा उगल रहा है। ये AI जनरेटेड वीडियो ट्रंप के गजा रिविएरा प्रपोजल से मुतालिक एक मजाक या प्रोपेगेंडा लगता है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और उनके गजा को लेकर असली इरादों पर लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस वक्त में गजा के लोगों को रोटी, दवाई और पानी की ज़रूरत है, आसरे की ज़रूरत है, तब डोनाल्ड ट्रंप उन्हें बेघर करके उनके घरों को एक पिकनिक, एक अय्याशी के अड्डे में तब्दील करना चाहते हैं। क्या वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक मुल्क, एक कौम की ज़मीन को कोई कितना भी ताकतवर हो, वो आज के दौर में कब्जा कैसे सकता और बाकी लोग खामोश कैसे रह सकते हैं? ये सवाल गूंज रहे हैं। कोई आखिरकार इन पर बोलता क्यों नहीं कि ट्रंप तुम ये नहीं कर सकते? अब बात तुर्की की खबर का रुख करते हैं। अब तुर्की की तरफ से आए बयान का रुख करते हैं। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि गजा का जो प्लान बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो किसी भी कीमत पर कबूल नहीं है, चाहे वो कीमत डॉलर में हो, पाउंड में हो, रुपए में हो या येन में हो। हकान फिदान ने कहा है कि इजराइल की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है विस्तारवाद की, उससे टेंशन्स बढ़ेंगी। उन्होंने रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी डिस्कस किया, सीरिया और यूक्रेन के बारे में भी बात की है, और उन्होंने कहा है कि तुर्की
ایک خود مختار ملک ہے اور غزہ کی خود مختاری کے ساتھ کھڑا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان کا جو بھی پلان ہو، غزہ کو ان کا غلام نہیں ہونے دیا جائے گا. لبنان کی نئی حکومت نے امتحان پاس کر لیا ہے. کسی بھی حکومت کو سسٹین کرنے کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس فلور آف دا ہاؤس چاہیے ہوتا ہے، اور وہ پاس کر لیا ہے. وہ امتحان پاس ہو گیا ہے، ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کر لیا ہے نواف سلام کی گورنمنٹ نے. اور بتایا گیا ہے کہ 95 لا میکرز نے انہیں جو ہے وہ ووٹ کیا ہے، اور 128 سیٹ ہیں کل لبنان کی پارلیمنٹ میں. 128 سیٹ چیمبر 95 اس میں سے نواف سلام کی گورنمنٹ کو مل گئی ہیں. اب یہ گورنمنٹ پختہ ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ لبنان کو ترقی کی راہ پر کیسے لے جاتے ہیں، اور اس گورنمنٹ کی جو دور ہوگا اس میں حزب اللہ کا فیوچر کیا ہوتا ہے، اس پر سب کی نگاہ ٹکی ہوئی ہے. اشرق الاوسط کی ایک خبر ہے. سیریا کے پریزیڈنٹ الیکٹ، یا یوں کہیں کہ وہ جو ٹرانزیشنل گورنمنٹ ہے اس کے پریزیڈنٹ احمد الشرع، انہوں نے جارڈن کے کنگ عبداللہ سیکنڈ سے ملاقات کی. ریجنل ایشوز پر بات ہوئی، دونوں کنٹریز کے مستقبل پر بات ہوئی، اور جو دونوں کی سرحدیں لگتی ہیں ان کو اور کیسے سیکیور بنا کر کوئی دشمن ان کے فائدہ نہ اٹھا پائے، اس کو لے کر بات چیت کی ہے. بے شک اسرائیل کو لے کر دونوں نے بات کی ہوگی، ٹرمپ کے پلان کو لے کر بھی بات کی ہوگی، کیونکہ اسرائیل حملے کر رہا ہے سیریا کی زمینوں پر، اور اسرائیل سے پریشان اس لیے ہیں جارڈن کے کنگ کیونکہ یہ غزہ پر حملے کرتا ہے، تو ٹرمپ ان پر پریشر ڈالتے ہیں کہ تم غزہ کے لوگوں کو، فلسطینیوں کو اپنی جگہ دو. تو یہ ساری بات چیت ہو رہی ہوگی. جو کچھ بھی ہوا ہو، اصلی بات تو باہر نہیں آئی ہوگی. فی الحال تو دونوں ملک کے بیچ اپنے اپنے ممالک کو لے کر بات ہوئی، یہی بات سامنے آئی. سعودی عرب اور ایران لگاتار اپنے تعلقات وسیع بھی کر رہے ہیں، اور ذمہ دار رول نبھانے کے ناطے یا ذمہ دار ممالک ہونے کے ناطے ریجنل ایشوز کو لگاتار آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. مڈل ایسٹ، ویسٹ ایشیا، ان سارے ایشوز کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ مسلم ورلڈ کے حساب سے دیکھیں، اعتبار سے دیکھیں، سعودی اور ایران کے فارن منسٹر نے فون پر ریجنل ڈیولپمنٹس ڈسکس کیے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت تو ڈیٹیلز نہیں ہے کیونکہ یہ خبر ہی سعودی عرب کے اخبار نے 3 لائن کی بنائی ہے. اب اس میں اور کیا کیا کی ریجنل ایشوز تھے، یا یہ ایک روٹین بات چیت تھی، کی ریجنل ایشوز ہی ڈسکس ہوئے ہیں یا کچھ خاص بھی ڈسکس ہوا ہے، وی ڈونٹ نو. اس لیے میں ہم زیادہ آپ کو بتاؤں گا نہیں، جھوٹ بتا نہیں سکتے. ہاں، ٹرو پرومس آپریشن جو 1 اور 2 کیے ایران نے اسرائیل کے خلاف، جس میں میزائلس اور ڈرون بم کر کے مارے، اس کے بارے میں IRGC کے جو چیف ہیں انہوں نے ایک بات اور کہی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو تھا جسے دنیا یا اسرائیل بڑا حملہ مان رہا ہے یا امریکہ، وہ کوئی بڑا حملہ نہیں تھا، وہ صرف ایک وارننگ شاٹ تھا. مطلب ایران نے اپنے حملے کو کمتر کر کے اس لیے بتایا تاکہ وہ بتا سکے کہ تمہارے لیے ہم نے بہت بڑا انتظام کر رکھا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ سٹارٹر تھا، مین کورس ابھی باقی ہے. لہٰذا کوئی بھی اپنے دشمنوں کو انہوں نے جو ہے وہ وارننگ دی ہے کہ کوئی غلطی مت کرنا، غلطی سے بھی سمجھ لو. وہ وارننگ تھی، کتنی بھاری تھی. دنیا نے ہماری طاقت اس وارننگ شاٹ میں دیکھی ہے. اصل شاٹ ماریں گے نا تو بھننا جاؤ گے. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو بیان سے زیر کرنے کی ہوتی رہتی ہیں کوششیں. جنرل حسین سلامی نے بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے ایران از ویری گریٹ، ایران بہت مہان ہے. دا اینیمیز ہیو ناٹ ریسیوڈ ایران سیریس بلوز اور ایران کے ابھی تک جو اصلی زبردست حملے ہیں اس کا تو سامنا بھی نہیں کیا دشمن نے، لہٰذا حماقت نہ کریں. رمضان کے چاند کی بے قراری سبھی کے اندر ہے. سعودی عرب کی سپریم کورٹ نے جو کہا ہے، عرض کیا ہے کہ رمضان کا جو چاند ہے وہ جمعے کی شام کو دکھے گا، جمعے کی شام کو دیکھا جائے. وہاں جہاں تک ہے سنیچر سے رمضان روزہ پہلا ہوگا، یہاں انڈیا میں شاید سنڈے کو ہوگا. بہت بہت شکریہ. آپ سب کو پتہ ہے کہ میں کہاں تھا. میری بیگم کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. آپ سب نے دعائیں بہت کی تھیں، وہ کرٹیکل تھے. پرسوں انہوں نے آخری سانس دی، اس لیے 2-3 دن ہم بریک رہے. اب انہوں نے کہا تو ہم واپس آئے ہیں، وائف نے. تو ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے بات تھی جو بے حد پرسنلی اٹیچڈ ہیں مجھ سے بھی، اور فرسٹ ٹائم سیکنڈ ٹائم یا جنہیں مجھ سے کوئی مطلب نہیں، ان کے لیے بالکل نہیں تھی. تو آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں، خوش رہیں.